जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व इनसे संबंधित इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है शुरू से लेकर के अंत तक और आगे जो चैप्टर आएगा उस सब का क्वेश्चन आज हम इस सेशन में करवाने वाले हैं। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, चौथी अनुसूची बी में, सी में मौलिक अधिकारों में, डी में प्रस्तावना में। यहाँ पर आपको दिया है कि आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है। फिर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इस संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में विश्वास रखता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है दो नंबर क्वेश्चन को देखते हुए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर एक में देखिएगा तो समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में दिया है आपका समान नागरिक संहिता, 3 में दिया है छोटे परिवार का मापदंड प्राथमिक, 4 में दिया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जो आपका ए और ए सूचीबद्ध है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो फिर यहाँ पर मैं बता दूं, इस नोट्स को थोड़ा पढ़ देता हूँ जो आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग को इससे हेल्पफुल मिलने वाला है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ पुरुषों एवं स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 150 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है 4 नंबर कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ऑप्शन ए में दिया है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए, बी में दिया है पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। फिर यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर देखिएगा तो फिर आपका यहाँ पर और तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है कि सी नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 40। फिर अगला देखिएगा तो फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, सूचीबद्ध 1 सूचीबद्ध 2 को मिलाइए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है ग्राम पंचायत का गठन अभिजय फिर ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से है ना। फिर समान आचार संहिता किस अनुच्छेद से है, कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद से है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद से है, पृथकीकरण किस अनुच्छेद से है। तो आपका यहाँ पर दिया है तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आपको मैं यहाँ पर सुमेलित के प्रकार यहाँ पर दिया है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, क्योंकि उसमें 40 नहीं था इसीलिए। फिर यहाँ पर दिया है आचार संहिता, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 होता है, कृषि पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के लिए होता है,
और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, है ना, अनुच्छेद 50 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 के तहत होता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के यहाँ पर देखिएगा, मूल कर्तव्य तो यहाँ पर दिया है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायत राज के सिद्धांत और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे दिया है कि 1976 के संवैधानिक सुधार पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 को संविधान में जोड़ा गया है। जब जोड़ने की बात हो तो 42वां संविधान संशोधन 1976, हटाने की बात हो तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा, तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ने की बात हो तो अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण। फिर अगला ऑप्शन दिया है आपका, अगला ऑप्शन आपका है फिर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। फिर बढ़ते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथकीकरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत से संरक्षित करना, और बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, और डी में है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से, तो यहाँ पर भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए, राष्ट्रपति जी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ कार्यकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, कितनी बार भी, लेकिन अमेरिका में 2 बार से अधिक नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर सकता है या कर सकता है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन पात्र होगा। इस संविधान का भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? एक आदमी कई बार राष्ट्रपति के लिए बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ पर कौन सा होगा? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। यहाँ पर दिया है
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन 1992 के अंतः स्थापित राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य का निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के राज्य विधानसभाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो आपका यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, इसीलिए बी और सी होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें से एक से अधिक। फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे आपका दिया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे किया गया विनिश्चित अंतिम होगा। फिर यहाँ पर दिया है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया है, एक में भारत के संविधान अनुच्छेद 53 के उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। फिर अगला यदि देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर यहाँ पर अगला, ये बहुत विव्य पॉइंट है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके न रहने पर फिर उनके न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हट सकता है? संसद के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में
कौन सा क्रम है? प्रतिभा सिंह पाटिल का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 12वां। 12वां इज ए राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वो भारत के प्रथम वो बिहार से थे, है ना। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः भारत राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884, बहुत भी पॉइंट है, को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। इसका 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। क्या है? ऑप्शन नंबर बिहार से। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।